हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर क्लास देख सकते हैं। आज हम दोस्तों MCQs करने वाले हैं संपूर्ण नदी तंत्र से। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु जल समझौता कब कराया गया था? जो हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित रहा है। ठीक है, अभी भी सुर्खियों में था। थोड़े टाइम पहले जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी ये सिंधु नदी क्या था, ये विवादित थी, है ना। तो आइए थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी दोस्तों, जो सिंधु नदी है वो चीन से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? चीन के अंदर एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है दोस्तों ग्लेशियर का? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो दोस्तों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है और वहाँ पर एक स्थान का नाम पड़ता है बोखरचू। क्या नाम है दोस्तों? बोखरचू। वहाँ से इसका उद्गम होता है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के एक बोखरचू नामक स्थान से होता है। ठीक है दोस्तों। और चीन में या तिब्बत में इसको शेर मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरमुख। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप क्या कहा जाता है इसको? शेरमुख। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों। तो ये कैसी नदी है? ये कहाँ से बहती है? ये ग्लेशियर है। ठीक है, और ये पूर्व से ऐसे पश्चिम बहती है और इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, आप थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में जान गए कि जो सिंधु नदी है वो चीन के एक ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। जिस जगह से निकलती है उस स्थल का नाम है बोखरचू। ठीक है दोस्तों, और ये एक पर्वत श्रेणी पर स्थित है, कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब दोस्तों चलते हैं कि जल समझौता किस प्रकार से हुआ था ये। तो दोस्तों ये जो जल समझौता था ये हमेशा से ही विवादित रहा है कि भारत कहता है कि हम पूरा पानी यूज़ करेंगे, पाकिस्तान कहता है कि हम पूरा पानी यूज़ करेंगे। इसी जल विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया गया था? विश्व बैंक द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा सितंबर 1960 में एक क्या कराया गया? जल के वितरण को लेके समझौता कराया गया। ठीक है, उस समझौते में क्या हुआ दोस्तों? उस समझौते में ये हुआ कि 80% पानी तो क्या होगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% या 20% पानी कौन यूज़ करेगा? भारत यूज़ करेगा। तो यहाँ पर हस्ताक्षर हो गए थे कराची में। उस समय हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो समझ गए आप इसकी सारी पृष्ठभूमि के बारे में, किस किस प्रकार से समझौता कराया गया और क्या विवाद था। तो ये जल को लेकर विवाद है, सिंधु जल समझौता। तो दोस्तों कब कराया गया था? 1960 में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अच्छा दोस्तों, विश्व बैंक ये होता है, ये क्या होता है? विश्व बैंक ये क्या होता है? जो जितने भी नदी विवाद होते हैं, ठीक है, जितने भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है एक देश से दूसरे देश के बीच। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये है वॉशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अभी हमने पढ़ा सिंधु नदी का कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी जहाँ से निकलती है ना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र नदी भी उसी ग्लेशियर से निकलती है। मान लीजिए क्या है, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है और यहाँ पर एक जगह पड़ती है मानसरोवर झील। कौन सी दोस्तों? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। एक क्वेश्चन से
आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अगर आपने क्लास ध्यान से देखी। और अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही पेपर में देखने को मिलेगा। जो मैं साथ के साथ बोलती जा रही हूँ वो भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। तो क्लास ध्यान से देखना और साथ के साथ अपने नोट्स भी तैयार कर लेना। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों होता है मानसरोवर झील तिब्बत से। और ये भी कहाँ से निकलते हैं? जहाँ से हमारी सिंधु नदी निकल रही थी वो बोखरचू से निकल रही थी, ये मानसरोवर झील से निकल रही है। ग्लेशियर दोनों के सेम ही है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जब बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? जमुना, यमुना नहीं, जमुना नदी बांग्लादेश में। और दोस्तों इसी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? इसी को अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग नदी, ठीक है। तो देखो दिहांग नदी। तो ब्रह्मपुत्र के ऐसे अलग अलग नाम भी पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को मतलब बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? जमुना नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है दोस्तों? यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से। ये दर्रे मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप जाकर मेरी क्लास देख सकते हैं, वो क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर था और गला भी ख़राब है, इसलिए मैं प्रॉपरली मतलब अच्छी से बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ जिससे कि आपका लॉस ना हो। हाँ देखो वो क्वेश्चन आ गया, देखो मैंने जो आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा दोस्तों क्या? दिहांग नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी नदी किसे कहते हैं? तो खूनी नदी किसे कहते हैं? लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। अब देखिए जानते हैं कि इसको खूनी नदी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये कच्चे पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। ये कच्चे पहाड़ों से निकलती है। किससे निकलती है? कच्चे पहाड़ों से। तो कच्चे पहाड़ों से निकलने के क्या कारण क्या होता है? जो इसका रंग है ना, इसके जो पानी का जो रंग है वो गेरुआ हो जाता है। कैसा हो जाता है? गेरुआ। इसलिए इसको खूनी नदी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसी नदी पर, जो हमारी लोहित नदी है, इसी नदी पर सत्या ढोला ब्रिज, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्या ढोला का ब्रिज कहाँ पर बना है? कौन सी नदी पर बना है? लोहित नदी पर, ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी पर बना है? लोहित नदी पर। तो जिसे भूपेन हजारे का ब्रिज भी कहते हैं, भूपेन हजारे या सत्या ढोला ब्रिज, दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लोहित नदी पर ही क्या बना है? सत्या ढोला ब्रिज, या जिसको हम भूपेन हजारे का ब्रिज भी कहते हैं, इसी नदी पर बना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भूपेन हजारे का ब्रिज या सत्या ढोला ब्रिज कौन सी नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर बना है दोस्तों? लोहित नदी पर। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश से। ये एक पश्चिमी नदी है, ठीक है दोस्तों। कैसी नदी है ये? पश्चिमी, मतलब पूर्व से निकलती है और ऐसे पश्चिम की तरफ चली जाती है। तो ये किधर जाकर गिरती है? अरब सागर में, ठीक है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश की सबसे शुद्ध नदी है। इसको मध्य प्रदेश की सबसे शुद्ध नदी माना जाता है। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को, ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की सबसे शुद्ध नदी, यहाँ पे लिख देती हूँ, शुद्ध नदी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो एक बात और यहाँ पे मैं आपको क्लियर करते चलूँगी साथ के साथ, जो
सॉरी, जितने भी हमारी पश्चिमी नदी होती हैं वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती। सॉरी, आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। जितनी भी हमारी पश्चिमी नदी हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो हमेशा क्या बनाती है दोस्तों, वो जवार नदमुख बनाती है। ठीक है दोस्तों, जवार नदमुख ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी जवार नदमुख या ऐश्वर्य का निर्माण करती है, तो आंसर हो जाता है पश्चिमी नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी, पश्चिमी नदी। दोस्तों जितनी भी पश्चिमी नदियाँ होती हैं सभी नदियाँ क्या बनाती है, जवार नदमुख ऐश्वर्य बनाती है। और जो पूर्वी नदियाँ होती हैं, पूर्वी नदियाँ दोस्तों डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इसके बारे में। और इसकी लंबाई, वैसे तो लंबाई पूछते नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप लिख लेना, लंबाई है इसकी किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है। तो दोस्तों कौन सी नदी पर बना है सबसे बड़ा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये कैसी नदी है, पश्चिमी नदी है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे शुद्ध नदी है। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है, ये ऐश्वर्य जवार नदमुख बनाती है। और इसी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। देखिए मैं आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि अगर आपने अच्छे से क्लास कर ली तो आपको इससे बाहर तो पेपर में कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सहायक नदियाँ पूछी है, तो देखो दोस्तों, दूध नदी, शेर नदी, हिरन नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। कभी कभी सहायक नदियां भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, 1985 में। ठीक है दोस्तों, कब शुरू किया गया, 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। उस समय क्या था दोस्तों कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या हो गई थी, सूखे की समस्या हो गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में सूखा की समस्या हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो उस समय क्या था, इस समस्या को दूर करने के लिए गुजरात में इस नदी पर ये क्या बोलते हैं, सरदार सरोवर बांध बनाने का निर्णय किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1985 में इस आंदोलन चलाया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन इस बांध को बनाने के विरोध में। तो दोस्तों क्या था ये पूरा मामला, ये था कि जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय पे क्या हुआ था कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, मैं इसको बस ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, सूखे की समस्या हो गई थी। अब जब सूखे की समस्या हो गई इन तीनों स्टेट के अंदर, तो ये डिसाइड हुआ कि गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर क्या बनाया जाएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जाएगा। तो वहाँ के लोगों ने इसी चीज़ का विरोध करने के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसको क्या नाम दिया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये कब चलाया गया दोस्तों, 1985 में। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम पूछा है हमसे, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, यह है इससे पहले हम नर्मदा नदी पढ़कर आ रहे हैं। तो जो ताप्ती नदी, ये नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी इसके समानांतर बहती है। समानांतर क्या होता है दोस्तों, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं ना, पैरेलल लाइन, दो ऐसी रेखाएं
जो एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, एक दूसरे को अभी काटती नहीं है। तो ऐसा ही इन दोनों का है, मतलब ये आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, है ना। जब ये समानांतर है तो काटेंगी नहीं एक दूसरे को, तो कहीं आपस में मिलेंगी नहीं। तो ये तो हो गई नर्मदा नदी, और नीचे हो गई हमारी ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पता चल गया हमको कि उद्गम स्थान कहाँ से होता है, बैतुल मध्य प्रदेश से। और ये क्या है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, और ये भी एक कैसी नदी है, पश्चिमी नदी है, मतलब ये भी पश्चिमी नदी है, पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर को जाती है। और जब ये पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है तो क्या होगा, ये भी क्या बनाएगी, ये भी जवार नदमुख बनाएगी, ये भी डेल्टा नहीं बनाएगी। तो मतलब ये भी ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो जितनी भी हमारी पश्चिमी नदी है, सभी नदी किसका निर्माण करती है दोस्तों, सभी नदी ऐश्वर्य का निर्माण करती है। आइए देख लेते हैं इसकी कुछ सहायक नदियाँ। तो दोस्तों ताप्ती नदी की कुछ सहायक नदियाँ, आनेर, गिरना, वांगुर, पंजारा, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ क्वेश्चन आ जाता है अगर पूछने के लिए, मतलब एग्जाम में आ जाता है तो आप बता देना, आनेर, गिरना, वांगुर और पंजारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको। ये हमारी अर्थ है, ठीक है दोस्तों, इसके बीचों बीच हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ठीक है, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। समझ गए आप दोस्तों इसके बारे में। तो ये कर्क रेखा के बारे में पूछा है हमसे कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों उस नदी का नाम हो जाता है माही नदी। तो दोस्तों जो ये माही नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कहाँ पर काटती है, राजस्थान में एक जगह तो डूंगरपुर और एक जगह बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है दोस्तों, माही नदी, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मतलब जो हमारी 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लाइन है उसको कौन सी नदी काटती है। तो उत्तर है दोस्तों लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा कौन सी नदी काटती है 2 बार, कांगो और जायरे नदी। भूमध्य रेखा कौन सी हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है ना, तो इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है दोस्तों, कांगो और जायरे नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर भूमिगत हो जाती है। मतलब ये एक अकेली ऐसी नदी है जो ना तो अरब सागर में गिरती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ नदियाँ पूर्व से बहती हैं पश्चिम की तरफ जाती हैं तो अरब सागर में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ क्या करती हैं, कुछ नदियाँ पश्चिम से बहकर पूर्व की ओर जाती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो लूनी नदी है वो क्या होती है, वो कच्छ के रण में जाकर भूमिगत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, भूमिगत मतलब ये मतलब अंदर ही चली जाती है, कहीं गिरती नहीं है, क्योंकि सॉरी आज तब गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लूनी नदी के बारे में, तो अब चलो थोड़ा लूनी नदी के बारे में समझ लेते हैं। लूनी नदी नागहिल पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, नागहिल पहाड़ी से। नागहिल पहाड़ी, ठीक है दोस्तों, ये निकलती है नागहिल पहाड़ी से। और नागहिल पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, अरावली श्रेणी में राजस्थान से। ठीक है,
अब ये क्या होता है, ये बालू के टीलों से होकर गुजरती है। जब ये अगर आप मतलब खुद से सोचो, जब ये राजस्थान से निकल रही है, अरावली श्रेणी से निकल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, बालू के टीले ही मिलेंगे क्योंकि रेगिस्तान है। तो ये क्या होता है, ये बालू के टीलों से होकर गुजरती है और गुजरात में पहुँचती है। राजस्थान से निकलती है, गुजरात में पहुँचती है और गुजरात में जाकर क्या होता है, ये कच्छ के रण में जाकर भूमिगत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायक नदी है सूकड़ी नदी। सहायक नदी है दोस्तों इसकी कौन सी, सूकड़ी नदी। इसकी सहायक नदी है दोस्तों सूकड़ी नदी, जिसके किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों, जालोर का दुर्ग, जालोर दुर्ग। समझ गए दोस्तों आप लूनी नदी के बारे में। कहाँ से निकलती है, अरावली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में पहुँच जाती है, बालू के टीलों से होकर गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर भूमिगत हो जाती है। इसकी सहायक नदी सूकड़ी नदी है और सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का दुर्ग बना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर भूमिगत हो जाती है। दोस्तों कौन सी नदी है, लूनी नदी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सहायक नदी पूछा है और सबसे लंबी पूछा है। तो लंबी नदी है दोस्तों यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, यमुना नदी। और ये क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है, जो यमुना और गंगा आपस में कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश के, शॉर्ट में लिखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और जहाँ पर ये मिलती हैं आपस में, उस स्थान को दोस्तों क्या बोला जाता है, संगम। क्या बोला जाता है, संगम। ठीक है दोस्तों, त्रिवेणी संगम। ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, क्योंकि हम यूपी टेट देने जा रहे हैं, तो अगर पूछ ले जाए लंबाई, तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की लंबाई है दोस्तों 1200 किलोमीटर। कितनी लंबी है दोस्तों, 1200 किलोमीटर। तो समझ गए आप यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी, कैसी दोस्तों, सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, ये गंगा नदी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है। और जहाँ पर ये गंगा और यमुना मिलती है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्योंकि अब क्या है दोस्तों, त्रिवेणी इसलिए बोला जाता था क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ आकर मिलती थी। लेकिन सरस्वती क्या है, जो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो गई है, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ 2 नदियाँ देखने को मिलती है, गंगा और यमुना। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है त्रिवेणी संगम पर। और कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों यमुना नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, ये तो था सबसे लंबी, ठीक है, ये था सबसे लंबी, लेकिन ये है सबसे बड़ी। इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। देखो सबसे बड़ी मतलब उस लंबाई वाइज बड़ी माना जाता है, लेकिन जो जो लंबी होती है उसको लेंथ वाइज मतलब उसकी लंबाई मापी जाती है। लेकिन जो बड़ी होती है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो बड़ी सहायक नदी में दोस्तों घाघरा नदी का नाम आ जाता है। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। बड़ी से मतलब कि वो पानी कितना, उसके अंदर पानी कितना है, ठीक है, वाटर वॉल्यूम कितना है। तो सबसे बड़ी हो जाती है दोस्तों घाघरा नदी। अब घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, बिहार के छपरा में। कहाँ मिलती है दोस्तों, बिहार के छपरा में। अगर कोई बच्चा बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ये उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है, सरयू।
और इसी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों? अयोध्या, अयोध्या शहर। ठीक है दोस्तों। और इसकी लंबाई हो जाती है 350 किलोमीटर। अगर लंबाई पूछ ले, वैसे तो पूछता नहीं है, घाघरा नदी की लंबाई अगर लंबाई पूछ ले तो 350 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप घाघरा नदी के बारे में कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, मतलब जो सबसे ज़्यादा पानी लाकर गंगा नदी के अंदर डालती है, वो है हमारी घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी गंगा नदी में बिहार के छपरा में मिलती है और उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे पर अयोध्या शहर बसा हुआ है और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 350 किलोमीटर है। समझ गए आप? कैसी लगी वीडियो, कैसी लग रही है आपको? कमेंट में ज़रूर से बताना। आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रही होगी वीडियो, क्योंकि आज की क्लास से बाहर तो आपका कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे कि गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे प्रदूषित नदी है गुजरात की साबरमती नदी, क्योंकि ये क्या है कि इसके जो किनारे पर है अहमदाबाद और गांधीनगर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो अहमदाबाद और गांधीनगर शहर है वो पूरे गुजरात का टेक्सटाइल हब है ना, टेक्सटाइल हब है। तो क्या होता है, जितना भी कूड़ा कचरा करकट मतलब ये वेस्टेज होता है वो सब कहाँ चला जाता है? साबरमती नदी में चला जाता है। तो इसलिए गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी किसको मानते हैं दोस्तों? साबरमती नदी को। दोस्तों थोड़ा माइंड मत करना, मैं बोलने की अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो मेरे से सही से बोला नहीं जा रहा। अगर कोई वर्ड गलत निकल जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना, इस चीज़ को मुझे बता देना कि मैम आपने यहाँ पर गलत बोल दिया है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है गोदावरी नदी का उद्गम। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक मध्य प्रदेश से है। तो कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? तो गोदावरी नदी निकलती है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर नासिक, जो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। जो गोदावरी नदी है वो भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली तो हमारी कौन सी है? गंगा नदी। सबसे लंबी नदी दोस्तों हमारी कौन सी है? गंगा नदी। अब ये जो गोदावरी है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, मतलब ये दूसरे नंबर पर आती है। कौन से नंबर पर आती है दोस्तों? गोदावरी नदी कौन से नंबर पर आती है? सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो जो गोदावरी नदी है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण की गंगा। एक है दक्षिण भारत की गंगा, ये है दक्षिण की गंगा। इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम भी होते थे जब हम पढ़ते थे। अगर पूछा जाए दक्षिण की गंगा, केवल साउथ की गंगा पूछा जाए तो हो जाती है गोदावरी, और अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा तो तब कावेरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तब कौन सी हो जाती है? कावेरी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं गोदावरी मतलब दक्षिण की गंगा। ठीक है दोस्तों, इसे बूढ़ी गंगा और पुरानी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? बूढ़ी गंगा और पुरानी गंगा। बूढ़ी और पुरानी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अभी हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको बूढ़ी गंगा, पुरानी गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना। अब हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कृष्णा नदी के बारे में। जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाबलेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होता है? ये गोदावरी नदी के समानांतर बहती है। जैसे ये गोदावरी नदी है, ठीक है, और
ये कृष्णा नदी हो गया। तो ये इसके समानांतर बहती है। अभी हम बात करके आए समानांतर के बारे में, दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो मतलब ये दोनों नदियाँ भी कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, मतलब आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। और जो इनके बीच का उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, जो ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है इनके बीच का उपजाऊ क्षेत्र। यहाँ पर फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो इसके जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दोस्तों बोला जाता है केजी बेसिन, मतलब कृष्णा गोदावरी दोआब। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये नीचे कृष्णा है और ऊपर गोदावरी, तो इनके बीच का क्षेत्र क्या हो गया, कृष्णा गोदावरी दोआब। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी, किसकी खेती, चावल की खेती। जो ये कृष्णा गोदावरी दोआब है, इसमें चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। चावल बहुत अच्छा उगाया जाता है, मतलब चावल की किस्म बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर वर्ष में 3 बार, कितनी बार दोस्तों, वर्ष में 3 बार चावल उगाया जाता है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के सब क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, केजी बेसिन कहा जाता है। तो समझ गए आप इसके बारे में। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है हमसे, विश्व का सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध। दोस्तों सॉरी, कौन सा है नहीं, कौन सी नदी पर बना है। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध महानदी पर बना है। महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, महानदी निकलती है सिहाबा पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है दोस्तों, सिहाबा पहाड़ी से। महानदी सिहाबा पहाड़ी से निकलती है। और ये सिहाबा पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, ये है धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में, मतलब ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और ये कैसे बहती है, अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ नदियाँ पूर्व से पश्चिम बह रही हैं, कुछ मतलब कोई पश्चिम से पूर्व बह रही हैं, कुछ पूर्व से पश्चिम बह रही हैं। लेकिन जो ये महानदी है, तो ये दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और इस पर ही सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध बना है महानदी पर। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ पूछी हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो महानदी की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, देखो, तेल नदी, जोंक नदी, शोनास नदी। तो ये महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हम इसके बारे में बात करके ही आए हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। एक तो थी दक्षिण की गंगा, वो गोदावरी थी, ये है दक्षिण भारत की गंगा। तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो कावेरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत से, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी पर्वत जो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीर नदी है, एकमात्र सदानीर नदी। क्योंकि दोस्तों जो जितनी भी नॉर्थ वाली नदियां हैं उनमें वो तो कहाँ से निकल रही हैं, सब ग्लेशियर से निकल रही हैं, तो उनमें वर्ष भर पानी रहता है, वो सदानीर नदियां हैं। ठीक है, लेकिन जो जितनी भी दक्षिण की नदियां हैं ये सब होती हैं मौसमी नदी। मौसमी नदी मतलब इनमें जब अगर बरसात हो गई तो पानी आ गया, बरसात नहीं हुई तो पानी नहीं आया। लेकिन कावेरी नदी एकमात्र सदानीर नदी है, मतलब इसमें हमेशा पानी रहता है। ठीक है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। समझ गए आप इसके बारे में। और कावेरी नदी पर दोस्तों क्या है, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, कावेरी नदी की प्रमुख परियोजना का नाम आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कावेरी नदी की प्रमुख परियोजना का नाम बताए दोस्तों, क्या है, शिव समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में कोयला पाया जाता है।
ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों कि जिसकी नदी में कोयला पाया जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी घाटी में जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये नदी क्या है? ये चूला पानी, छोटा नागपुर पठार चूला पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चूला पानी। कहाँ से दोस्तों? चूला पानी। और चूला पानी कहाँ पर है दोस्तों? ये है छोटा नागपुर पठान पर एक जगह है, सॉरी बोला भी नहीं जा रहा सी, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, वहाँ से चूला पानी नामक एक जगह है, वहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और इसकी लंबाई है 552 किलोमीटर, 552 किलोमीटर बहती है ये। ठीक है दोस्तों। और ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। अगर पूछ लिया जाए भारत की प्रदूषित नदी तो दोस्तों कौन सी हो जाती है? दामोदर नदी। अभी हम पढ़कर आए हैं गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी थी दोस्तों? साबरमती। क्यों? क्योंकि उसके जो किनारे पर स्थित है गांधीनगर अहमदाबाद, वो टेक्सटाइल हब है और वहाँ पर जितना भी उसका जो वेस्टेज होता है वो सारा नदी में डाल दिया जाता है, तो इसलिए वो गुजरात की प्रदूषित नदी है। लेकिन अगर पूछा जाए पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी है दोस्तों? दामोदर नदी। क्यों? क्योंकि इसकी घाटी में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख ऐश्वरी का निर्माण करती है? अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जितनी भी हमारी पश्चिमी नदियाँ होती हैं, पश्चिमी नदियाँ मतलब पूर्व से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? पश्चिम की तरफ जाती हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, टीलों से होकर गुजरती है। तो जितना भी कूड़ा करकट अपने साथ लेकर जाती है वो यहीं पर ही फंस जाता है, आगे नहीं जा पाता। ये भ्रंश घाटियों से होकर जा रही है ना, तो ये आगे नहीं जा पाता। ये जितना भी अपने साथ कूड़ा करकट लेकर आती है वो यहीं पर फंस जाता है और आगे जाकर क्या करती है? ये जवार नदमुख बनाती है, ये ऐश्वरी का निर्माण करती है और साफ पानी ले जाकर किस में डाल देती है दोस्तों? अरब सागर में। तो जितनी भी हमारी पश्चिमी नदियाँ होती है दोस्तों वो जवार नदमुख ऐश्वरी बनाती है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा नदी ऐश्वरी जवार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हम पढ़कर आए हैं इसके बारे में कि निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा, पुरानी गंगा कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर का नाम बताइए दोस्तों? गांधीनगर अहमदाबाद, ये हम पढ़ चुके हैं, प्रदूषित नदी है गुजरात की। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन धारा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन धारा कौन सी नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की शुद्ध नदी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये मध्य प्रदेश की सबसे शुद्ध नदी है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। और दोस्तों ये भी क्या है? ये भी भ्रंश घाटियों से गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या करती है? ये भी डेल्टा नहीं बनाती, ये भी दोस्तों क्या करती है? ये भी ऐश्वरी का निर्माण करती है, ये भी जवार नदमुख बनाती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच जल विवाद का नाम बताइए। तो दोस्तों जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच जो जल विवाद है उसको बोलते हैं दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने आज की वीडियो अच्छे से देख ली और एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर लिया तो इससे बाहर आपको नदी तंत्र के बारे में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।